नमस्कार दोस्तों। आपके साथ समय समय पर मैं सफल लोगों को मिलवाता रहता हूं आप लोगों से। आज इस क्रम में आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा की परीक्षा 2024 में सफल और चयनित हुई सोनम जी से मैं आपकी बात कराने जा रहा हूं। सोनम जी ने इस पद तक पहुंचने के पहले जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सोनम जी नमस्कार, आपका स्वागत है नमस्कार। भाषा शिक्षा नमस्कार मंच पर। सर। आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइएगा। अपने बारे में पहले बताएं दर्शकों को। सर मैं खंचरापारा की रहने वाली हूँ। एक बहुत ही मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही है और मैंने 12 के बाद ही ट्यूशन कोचिंग वगैरह से ही अपने खर्च उठाए हैं। पापा पे उतनी पापा पे उतना प्रेशर नहीं दिया है। खुद जितनी कोशिश कर सकी हूँ उतना अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया है और मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है इसमें, क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसे परिवार में माता पिता बोलते हैं कि अब जाओ कमाओ, एज निकला जा रहा है, पता नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो हर परिवार में ही होते हैं, मेरे परिवार में भी होती थी। लेकिन माता पिता ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, लोगों की बातों का अनसुना करते हुए। मैंने बस उनसे वक्त मांगा था, सपोर्ट मांगा था, उन्होंने वो दिया। तो चलिए एक चीज, इस तरह ये तो महानता है आपके माता पिता की। क्योंकि आजकल अगर घर में आर्थिक परेशानी हो तो माँ बाप सबसे पहला काम करते हैं कि बेटी को कहते हैं कि इसकी शादी करा दो, पढ़ाई बंद, जी शादी करा दो, चलो मैट्रिक और इंटर तक पढ़ लिया। लेकिन आपकी जो यह पढ़ाई की यात्रा रही है, इसमें मम्मी का सहयोग ज्यादा रहा है या पिताजी का, या फिर दोनों ने मिलकर कहा दोनों नहीं का बेटी को ही पढ़ाई। दोनों का ही बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा भी बोला है कि अच्छे अच्छों की नौकरी नहीं हो रही है, तुम्हारी बेटी की कैसे हो जाएगी, या ऐसी भी बातें आई हैं। लेकिन मैं पापा ने आके मुझे बोला है कि लोगों ने ऐसा बोला है। मैंने बस बोला वक्त दो, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो उन्हें जवाब मिल जाएगा। मेरा बस इतना ही इस रहता था। जी, इस तरह के प्रश्न से कभी आपका आत्मविश्वास हिला नहीं? लोगों ने इस तरह से कहा नहीं, तो इस कभी तरह से मन तो हिला नहीं नहीं? हिला, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मतलब फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, सेकंड में जब नहीं हुआ था, तब थोड़ा बहुत ये लगने लगा था कि क्या मैं कर पाऊंगी। वो एक क्वेश्चन मार्क खुद में आया था, क्योंकि एक जिम्मेदारी हो जाती है, लोगों की इतनी उम्मीदें होती हैं, सब कुछ होता है। बहुत खुद में एक खुद से लड़ाई जो होती है, वो मैं नहीं बयां कर पाऊंगी कभी कि वो क्या सिचुएशन थी मेरी मेंटली, कि कैसे मैं अपने घर में भी समझाऊं, खुद को भी समझाऊं। लेकिन वो होती है ना, एक डिसीजन होता है, या तो आप रुक जाओ या आगे बढ़ जाओ। तो मैंने सोचा कि नहीं, जो हुआ हुआ, आगे बढ़ूंगी, जॉब तो लेनी है कैसे ऐसे भी में हो। सहारा किसने दिया आपको, जैसे आप माता पिता टूटने ने लगी दिया, थी? और बहुत हद तक सहारा मेरे जितने भी जान पहचान है, मेरे मित्र हैं, या फिर मैं जो ट्यूशन पढ़ाते थे, जो गार्जियन है ना, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। वो बोलते थे कि नहीं तुम कर पाओगे, तुम करो, तुम कभी हार मत मानना। तो मुझे हर जगह से सपोर्ट मिला है, शायद उस कारण मैं आज यहाँ हूँ। और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, दीपक सर ने, आपने, हर जगह। यहाँ तक कि मुझे अभी भी याद है, जब इंटरव्यूज की क्लासेस हो रही थी और मैं स्कूल में मैंने जॉब की है प्राइवेट, तो वहाँ से मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो मैंने सर को मैसेज की, कॉल किया कि सर मैं तो छुट्टी मिल नहीं रही, आप मुझे ऑनलाइन क्लासेस दीजिए, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, मैं छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी थी और मुझे इंटरव्यू की भी तैयारी करनी थी। तो मैंने सर से बोला आप ऑनलाइन क्लासेस है, मैं वहाँ बैठ के मैं भले ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती, मेरी प्रॉब्लम है। सर ने एक ही बात बोली थी, मैं गारंटी लेता हूँ तुम आ जाओ। बस उन्होंने ये विश्वास दिखाया, उनका ये विश्वास है कि आज मैं यहाँ हूँ। मुझे एक चीज और याद है कि आप ट्रेन से गिर गई थी क्लास आते समय, जी और इतनी चोट के बावजूद आप क्लास आती थी। जी, मैं वहां से काचरापाड़ा से डेली साइकिल चला के आती थी कोचिंग, बिकॉज आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो रोज उतने भाड़ा देना या वो संभव नहीं हो पाता था मेरे लिए।
इसीलिए मैं साइकिल से जाती थी। चोट काफी लगी थी, मुझे याद है। और और उसके हाँ, बावजूद आप आती हैं, ये जो डेडिकेशन है कि नहीं मुझे कुछ करना है। बहुत लोग हैं जो थोड़ी बीमार पड़ जाते हैं तो पढ़ाई बंद कर देते हैं, लेकिन उसे देखकर मुझे लगा कि नहीं, आपके अंदर वो चीज है जो हम ढूंढ रहे हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। आप पढ़ाई जैसे 10th के बाद 12th किया आपने, जी। तो अ, आपको राजभाषा अधिकारी बनना है, इसके पहले कुछ परीक्षा दिया था आपने क्या? नहीं, ऐसे में एग्जाम्स हमेशा मैं जनरल एग्जाम्स देते रही हूँ, जैसे जीडी हुआ या ग्रुप डी हाँ। हुआ। ऐसे में बस फॉर प्रैक्टिस में एग्जाम्स देती थी, लेकिन मैं बेसिकली एसएससी की तैयारी करती थी, एसएससी जेएसटी की। उसके लिए जी। मुझे स्कूल में भी बहुत टीचर्स ने गाइड किया था, कॉलेज में भी किया था। और बहुत सारे मेरे मित्र थे जो भाषा शिक्षण में पढ़ते थे, उन्होंने भी बताया था इस एग्जाम के बारे में। लेकिन ऑफलाइन मेरे लिए आना बहुत मुश्किल था उस वक्त, क्योंकि मैं अ, इतनी ज्यादा जी मैं समझ सकता ये हूँ। ये बताइए, एसएससी जो आपकी आपने 3 परीक्षा दिया, एसएससी जीडी, जी जी। एसएससी जीएसटी और एसओ, तीनों परीक्षाओं में आपको सबसे कठिन कौन सा लगा? हर एग्जाम की अपनी वैल्यू होती है, लेकिन मुझे लगता है अभी तक में सबसे ज्यादा अगर डिफिकल्ट रहा है तो वो ऐसा ही रहा है। क्योंकि इस बार जो आईबीपीएस ऐसा था वो पूरी तरह से आपके पेशेंस, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी पे था। क्योंकि प्री में भी हुआ था कि ऐसे बेसिकली इतने सालों से इंग्लिश, रीजनिंग और ही आ रहा था। इस बार क्या होता है, रीजनिंग पहले कर दिया गया। बहुत लोगों को ऐसा हुआ है कि समझने में टाइम चला गया है कि हो क्या रहा है। तो उस वक्त मैंने जितने भी एग्जाम्स मेरे प्रैक्टिस में रही हैं, उस वक्त वो बहुत काम आया, क्योंकि मुझे एग्जाम देने की वो हैबिट थी। तो मैंने थोड़ी देर खुद को शांत किया, देखा क्वेश्चन क्या है, ये कैसे, देखा ये तो रीजनिंग से स्टार्ट है। फिर मैंने थोड़ा वक्त लिया, थोड़ा पेपर को ओवरव्यू कर लिया जल्दी से कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझको आते हैं, उसको पहले मैं मार्क कर देती थी। और उसके बाद पहले उन्हें सॉल्व करने के बाद उसके बाद मैं देखती थी और मैं क्या कर सकती हूँ जो टाइम बच रहा है। उस तरह मैंने पूरे पेपर को सॉल्व किया। सेम मेंस में भी वही हुआ था। मेंस में भी पूरी तरह से पेपर चेंज था, लेंदी क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। तो उस वक्त भी वही मेंटल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है कि जब पेपर कॉमन नहीं आता है उस वक्त आप क्या करोगे। तो बहुत लोग पैनिक हो गए, बहुत ये हुए, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं वही जो मेरा हमेशा से प्रोसेस रहा है। मैंने पूरे पेपर को ओवरव्यू किया, जो मुझे इजी लगा पहले उसको टिक किया, धीरे धीरे फिर मार्क रिव्यू डाला, फिर उन्हें पहले गो थ्रू किया। उसके बाद मैंने कोशिश, जब तक टाइम बच रहा है मैं सारे पेपर को जितना हो सके मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। लेकिन मैंने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया, क्योंकि जब पेपर डिफिकल्ट होता है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, ज्यादा हम मार्किंग के चक्कर में या ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में वो नेगेटिव में चला जाता है। ऐसा मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में रहा है। तो वो गलती मैं दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे जितना आता था पहले मैंने उससे किया। फिर मुझे जहाँ पे डाउट लगा, नहीं यहाँ पे 70 या 40 या ऐसे परसेंटेज पे, मैंने उसको डिसाइड कर दिया कि हाँ मुझको एक्यूरेसी कितनी है इस क्वेश्चन पे। उस हिसाब से अगर मुझे लग रहा है 50-50 है, मैं यहाँ पे मेरी नेगेटिव मार्किंग जा सकती है, मैं क्वेश्चन ही स्किप कर देती थी। जिसमें लगता था नहीं इसमें मेरी मार्किंग हो सकती है, तो मैंने उतने अटेम्प्ट किए। बस यही मेरी एग्जाम में मेरी यही परफॉर्मेंस रहा है। ये कहा जाता है कि जैसे आप किसी परीक्षा में पहली बार असफल हुए, तो आप अपनी जी असफलता का आकलन करिए, इंट्रोस्पेक्ट जी। करिए बैठ करके कि आपने कहाँ गलती की है, और दूसरी बार उन गलतियों को सुधार करके तेजी से आगे बढ़िए। आपने पहली बार जब एसओ का दिया था, तो उसमें क्या गलतियां की थी आपने, और उसमें क्या सुधारा आपने? सबसे पहले तो मेरी जो थी वही मार्किंग को जो लेके समय को मैं अच्छे से यूज नहीं कर पा रही थी। तो उस समय मुझको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस, कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस की कमी थी। तो मुझे वो एग्जाम देने की प्रैक्टिस नहीं थी। प्लस उसके बाद वही ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में वो नेगेटिव में गया, वो जी। भी एक दूसरी गलती थी। तो मैंने उन सारी चीजों पे, और जो मेरी कमजोरियां रही हैं, जो चैप्टर्स मेरे कमजोर रहे हैं, वहां पे मैं प्रैक्टिस करके गई हूँ। लेकिन वहां पे जाकर देख रही हूँ कि नहीं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आने पे मैं वहां पे घबरा जाती थी, वो घबराहट भी एक होती थी मेरे अंदर। और उस चक्कर में भी मैंने गलती की थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी बहुत सारी गलतियां थी जिसको मैंने सेकंड टाइम में नहीं किया। और सबसे ज्यादा इसमें मुझको जो हम लोग मॉक टेस्ट देते थे ट्यूशन में, वो जी। बहुत काम आया। क्योंकि हर दिन ऐसा लगता था कि हम एग्जाम दे रहे हैं। हर दिन वो हमारा एग्जाम होता था, जो रिजल्ट आते थे उससे खुद खुद को मैं जस्टिफाई करती थी कहाँ मुझसे गलती हुई।
या कहाँ किसी ने अगर मुझसे अच्छा मार्क्स लाया तो उसने कहाँ पे गेन किया, मैं कहाँ रह गई। और हम लोग की यूनिटी इतनी अच्छी है ना ट्यूशन में, है ये भाषा शिक्षण में, मुझको बहुत अच्छा लगता था। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मैं एग्जाम मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एसओ का, मैं एसओ के एग्जाम के ठीक 1 महीने पहले आई थी। सब छोड़ के, बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए कि सब कुछ छोड़ के आना, क्योंकि वो फाइनेंशियल कंडीशन, घर से परमिशन लेके कि नहीं मुझको बस 1 साल दे दो आप लोग, मैं पूरी कोशिश करूंगी 1 साल में मैं जॉब लूंगी। और 1 महीने पहले मैंने नवंबर में ज्वाइन किया था, दिसंबर में एसओ का एग्जाम था। और वो 1 महीने जब मैं भाषा शिक्षण में आई थी, मतलब वो जो एक माहौल होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, मतलब मैंने मैंने इससे पहले तो कहीं नहीं देखा है। मैंने ऐसे जनरल भी कोचिंग इसके पहले जब मैं थी 12th पास किया था तो मैंने 1-2 महीने पढ़ा था। वो जो एक डेडिकेशन होती है, जो यूनिटी होती है, एक दूसरे के साथ चल के कंपटीशन करना, वो मैंने वहां देखा। जब मैं गई थी मैं बिल्कुल जीरो थी, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था एसओ का कि मतलब कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्या किया जाता है। अब मेरे फर्स्ट मॉक में भी बहुत कम मार्क्स आए थे, मुझे लगा था मैं कर लूंगी, लेकिन जब वहाँ मॉक दिया मेरे मार्क्स नहीं आए। वो मुझे एक धक्का सा होता है ना लगना फर्स्ट टाइम में, बिल्कुल बिल्कुल। वो लगा कि मैं कहाँ हूँ, और वहां पे सब लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे। वहां से डिसीजन लिया, नहीं ये 1 मंथ है, मैंने हर चीज छोड़ के पढ़ाई की। रात को सोना कम कर दिया, फ़ोन तो ऐसे भी मेरा जो शेड्यूल रहा है, मैं फ़ोन उतना चला पाती नहीं थी। थोड़ा बहुत व्हाट्सएप पे दोस्तों से बात हुई, कभी नहीं हुई, ऐसा भी हुआ है। तो वो एक मतलब जो दीपक सर जो समझाते हैं या जिस तरह से वो बोलते हैं कि इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, या आप जैसे गाइड करते हैं कि कैसे हमें अनुवाद पे कैसे छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, वो सारी चीज़ों को मैं नोट किया करती थी अपनी डायरी में। उन उन चीज़ों को फिर से जब वो हमारे टेस्ट होते थे, सुबह आप पढ़ाते थे या हमारे टेलीग्राम पे जो टेस्ट हुआ करते थे, वहाँ से मैं उसको नोटिंग किया करती थी कि कहाँ पे मुझसे गलतियाँ हुई, कहाँ पे सर ने ये बताया था, सर ने ये कहा था, रीमार्क दिया करती थी। 1 महीने में मेरा ऐसा रिजल्ट हुआ था एसओ का कि मैं 0.50 से रह गई थी। वो सिर्फ 1 महीने की मेहनत थी। फिर मुझको विश्वास हुआ कि नहीं, शायद ये एग्ज़ाम मैं क्रैक करूँगी। अगर मैं 0.5 से 1 महीने में रह जाती हूँ, तो मेरे पास अभी पूरा साल पड़ा हुआ है। और फिर जो-जो गलतियाँ जो मैंने बताई, वो सब मैंने इम्प्रूव किए, रिमार्क दिया हर तरह से। और आप लोग का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैं बहुत जगह मैं कमज़ोर पड़ी हूँ, इमोशनली भी, कि अब नहीं हो पा रहा है, शायद नहीं कर पाऊँगी। ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, घर देखना है, क्योंकि घर की बड़ी बेटी हूँ, तो ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं एक बिल्कुल बड़े बिल्कुल। बच्चे पे। और पापा भी अब तरह से काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी भी शारीरिक स्थिति सही नहीं थी। तो उस वक़्त थोड़ा लगा था कि बिल्कुल लगता फिर है आप ये। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ हूँ। एक चीज बताइए, परीक्षा में ये जो आप बता रही हैं घबराहट, मतलब ऑन डेस्क सही में घबराहट होती है, कोई भी हाँ, जाए हाँ, तो हाँ, हाँ। वो घबराहट कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय करती हैं आप? प्रैक्टिस, मुझे लगता है किस तरह सबसे का? बेस्ट है प्रैक्टिस करना। टेस्ट देना, जो मॉक हमारे होते थे, एक तरह से वो नहीं, एग्ज़ाम ही होता है हमारा। रोकूंगा मैं आपको। प्रैक्टिस नहीं, वो जो घबराहट, फियर ऑफ अननोन हुँ, जो हुँ, होता है ना, हुँ, स्क्रीन देखा, हुँ, अरे हुँ, हुँ। अब ऐसे होने लगता है, ये जो फीलिंग है उसको कैसे रोकती थी? मैं बस 2 मिनट रुकती थी, खुद को सांसें रोक के बस आँखें बंद करती थी, और बस दिमाग में ये होता था नहीं, तुम कर लोगी। खुद को ये बोलना है मैंने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी मेहनत की है, वो ज़ाया नहीं हो सकता है। और बस जी। उसके बाद खुद को शांत किया, और बस वही पूरा पेपर ओवरव्यू करना है कि नहीं, हो सकता है शुरू में डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है पूरा पेपर डिफिकल्ट हो। हो सकता है शुरू में ऐसा होता है कि शुरू में ज़्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं, बाद में इतने ईज़ी क्वेश्चन होते हैं कि हमने सोचा ही नहीं था कि इतने ईज़ी क्वेश्चन भी हैं। तो वो मेरी हैबिट होती थी कि मैं पहले पूरे पेपर को देखूँगी, उसमें जो मुझे आएगा वो मैं करूँगी। फिर जो लग रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे आ सकता है, उससे मार्क और रिव्यू में डालती थी, फिर उसे कंप्लीट करती थी। ऐसे करके मैं अटेम्प्ट्स बढ़ाती थी। तरीका भी है, इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं होगा। अब मैं जरा चलता हूँ, एसएससी जीएसटी का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जीएसटी का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने जीएसटी दी थी, तब सिलेक्शन बहुत 2 मार्क्स से रह गया था।
तो वो बुरा लगा था क्योंकि मैंने उस साल सिर्फ जीएसटी की तैयारी की थी, मैंने एसओ नहीं दिया था। मुझे लगता था अच्छा। कि मैं एसएससी पे फोकस करूंगी, मेरा हो जाएगा, वो एक चीज थी। लेकिन एक होता है ना, जितना जो चीज इजी दिखती है उतनी होती नहीं है। जी जी। जीएसटी का पेपर बिल्कुल वैसा है। हमें लगता है क्या पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर ही तो पढ़ना है, हिंदी ग्रामर ही तो पढ़ना है, लेकिन जो बारीकियों से क्वेश्चन उसमें पूछते हैं ना, हम प्रैक्टिस करके पढ़ते जाते हैं, हमें सब आ रहा है, लेकिन जब वहाँ पेपर आता है तब हमें लगता है हमने सही किया है, लेकिन वो बारीकियों से जो गलतियां होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव में लेके जाता है। जी तो बिल्कुल सही। बारीकियों पे काम करना बहुत जरूरी है। और एक वो आध उदाहरण। बारीकियां आप एक आध उदाहरण, जैसे कि हम सबसे ज्यादा गलतियां लिंग में होती है, लिंग वचन में बहुत गलतियां होती थी। हमें लग रहा है कि ये है, जैसे कि इसमें उभय लिंग का बहुत सारा एग्जाम्पल होता था कि हमें लगता था ये उभय लिंग है, लेकिन वो पुल्लिंग हुआ करता था। अब एग्जाम्पल तो मुझको ठीक तरह से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते थे, वो लाइनिंग में आते हैं ना, वो वर्ड नहीं आता है, वो आपको लाइनिंग के साथ आते हैं। जी। सॉरी, आवाज कटी थी बीच में, नेटवर्क का कुछ इशू था। हाँ बताइए। हाँ सर। उस हम्म। तरह से अभी तो एकदम एग्जाम्पल जिस तरह से तो अभी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन लाइनिंग में जब क्वेश्चन आते हैं ना, उस टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये तो उभयलिंग है, फिर लगता है नहीं ये तो पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, क्या करे उस वक्त। वो लिंग आ, और वचन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है एसएससी में। जी जी। वो एक बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत इजी में सबसे ज्यादा चलिए। कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो एसएससी का एग्जाम दिखता इजी है, लेकिन उस पर भी मेहनत करने की बहुत जरूरत है, और खासकर अनुवाद में, क्योंकि पेपर ये- सेम होता है, कैंडिडेट भी वही होते हैं, लेकिन किस तरह से कौन उसे कैसे अटेम्प्ट कर रहा है, किस तरह से उसको अच्छी तरह प्रेजेंट कर रहा है, वो फैक्टर होता है वहां पे सबसे बड़ा। आ, कुछ लोगों का यह मानना है कि पेपर वन जब क्वालिफाई करेंगे तो 1 महीने में पेपर टू दे लेंगे। आपका क्या विचार है कि पेपर टू डिसाइडिंग फैक्टर नहीं, ये रहेगा? बहुत बहुत गलत धारणा है कि हम एक महीने में पेपर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में ना कोई निबंध लिखना सीख सकता है, ना अनुवाद करना सीख सकता है। उसके लिए प्रैक्टिस और सही गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है, और खासकर अनुवाद में, क्योंकि अनुवाद में एक ही वर्ड के बहुत सारे अल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं, कहाँ पे हमें कौन सा वर्ड यूज करना है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जी जी वहां पे क्या बिल्कुल। आपसे पूछा गया है, उसको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, या फिर जब आप निबंध लिख रहे हैं तो आपको कैसे निबंध को अच्छी तरह प्रेजेंट करना है। वो निबंध तो सब लिखते हैं, लेकिन उसमें भी किसी के मार्क्स अच्छे आते हैं, किसी के अच्छे नहीं आते, उसके पीछे होती है भाषा शैली, आप कैसे उस निबंध को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई टॉपिक आ रहा होता है, कितने लोग होते हैं टॉपिक आ रहा है सीधे सीधे बस टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये है। अगर अगर महिला सशक्तिकरण तो महिला सशक्तिकरण ये कहलाता है, ये होता है, वो होता है, वो नहीं होता है। आप उस टॉपिक को कितना समझें, वो इम्पोर्टेंट होता है। आप आपसे वहां पे आपसे ज्ञान नहीं, वहां पे आप क्या आपके थॉट प्रोसेस है वहां पे, वो जानना चाहता है एग्जामिनर कि आप किस तरह से उस चीज को, उस टॉपिक को समझते हैं। तो वहां पर पेपर टू के लिए तो मुझे लगता है दोनों ही पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही इक्वल टाइम देना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। ज्यादा तो पेपर वन में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन पेपर टू में बहुत लोग रह जाते हैं। उसका कारण बिल्कुल। यही है कि हम उसे सीरियस नहीं लेते हैं। दोनों पेपर को सीरियस लेना बहुत जरूरी है। चलिए, अभी आप एसओ की जो आपने पढ़ाई की, उसके जरा रूटीन आप बताएंगे कि आप हर सब्जेक्ट कितना समय देती थी, कैसे पढ़ती थी? अब मेरी ज्यादा पढ़ाई तो भाषा शिक्षण में ही होती, क्योंकि हमारी तो मैराथन क्लासें इतनी लंबी होती थी कि हमें उसके अलावा, मैं सुबह उठती थी 5 बजे, जो भी मैंने प्रीवियस पढ़ा है मैं उसे एक बार पूरी तरह से पढ़ लेती थी, क्योंकि वो हमें याद होता था। क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम होता था पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी रूटीन भी ऐसी होती थी। मैं उसके बाद आपकी क्लासेस होती थी अनुवाद की, मैं वो करती थी, और वो करते करते फिर मैं स्कूल जाया करती थी। सफर में ही मैं वो क्लासेस करती थी, नोट डाउन करती थी ट्रेन में, फिर स्कूल जाती थी, क्लासेस लेती थी। उसके बाद जब मैं वहां से निकलती थी, तो जो भी मेरा सफर रहा है उसमें जो दिन भर की जो पढ़ाई हुई है, जो भी मैंने सुबह से पढ़ा, उसको रिवीजन करने के बाद जो नया टॉपिक होता था, मैंने हर जो टॉपिक होता है उसके लिए टाइम डिवाइड किया था, जो मेरा उस दिन का, क्योंकि मेरा डेली का वो एक टाइम एग्जैक्ट वो हो नहीं पाता था।
तो जितना मेरे पास टाइम होता था उसमें मैं डिवाइड करती थी, आज मुझको इतनी देर ये पढ़ना है, लेकिन मुझे सब पढ़ना है। और उसके साथ साथ टाइपिंग भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस बार एसओ के लिए। इस बार एसओ का जो पेपर आया था उसमें इतनी लेंदी टाइपिंग दी हुई थी, तो उसे कंप्लीट करना ही चैलेंज था। एक तो उसे अनुवाद भी करना है, प्लस उसको टाइप भी करना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी थी, तो मैं डेली टाइपिंग की प्रैक्टिस भी किया करती थी। और उसके बाद जैसे सीए का पोर्शन हुआ, जैसे सर ने पढ़ा दिया उसको रिविजन किया। उसके अलावा राजभाषा में डेली एक बार रिवाइज कर लिया करती थी। और उसके अलावा जो रीजनिंग है, उसके लिए रीजनिंग को मैं एकदम लास्ट में सोने के आगे मैं जो भी क्वेश्चंस होते थे यूट्यूब से भी क्लासेस लेती थी, सर मॉक देते थे, वो सारे रिमॉक देके रिविजन करके फिर मैं सोती थी थोड़ी देर, फिर मेरा सुबह वही रूटीन स्टार्ट हो जाता था। लेकिन मैं पुरानी अ, रिविजन हमेशा करते रहती थी। तो रिविजन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रीजनिंग हो या कोई भी हो, उसको जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे वो चीजें दिमाग से निकल जाती है अगर कुछ बिल्कुल सही। गैप हुआ तो। टाइपिंग के लिए आपने क्या किया, कैसे मोबाइल से टाइप की या लैपटॉप का प्रयोग की, या कैसे, उसके बारे में बताएं। मैं मोबाइल मैं मोबाइल में टाइप किया करती थी, और अमित भैया ने बहुत सपोर्ट किया। वो हर जगह खड़े रहे हैं, जब हमें टाइम मिलता था वो हमेशा वो टास्क देते थे, इसे कंप्लीट करके दो, इसे ये जल्दी से पूरा करो, मैं हूँ। अगर हमारी कोई क्लास छूट जाती थी वो फिर से वहां से शुरू करके हमें हमेशा प्रैक्टिस, वो जो देते थे मैं जल्दी से उसको प्रैक्टिस करती थी। और उससे फिर मोबाइल में ही मैंने कीबोर्ड कनेक्ट करके उसको प्रैक्टिस करती थी। अगर मुझे 5-10 मिनट मिल जाए मैं उसमें ही करती थी, लेकिन उसको हमेशा मैंने प्रैक्टिस में रखा है। तो ये मोबाइल से जो कीबोर्ड कनेक्ट करती थी, किसी खास सॉफ्टवेयर से या ब्लूटूथ से करके करती थी। नहीं, मेरा डायरेक्ट ओटीजी से वो कनेक्ट हो जाता था, और उसके बाद मैं नोटपैड पे या फिर टाइपिंग बाबा जो ऐप है ऑनलाइन, उससे भी हाँ। मैं कर लिया करती थी। और इस तरह मैंने अभी जस्ट एग्जाम के कुछ पहले लैपटॉप किसी से मांग के भी, जस्ट मेंस के पहले मैंने मांगा था, उन्होंने भैया ने दिया भी था, और मैंने वहां से फिर प्रैक्टिस, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी कारण मेरा वो सिलेक्शन रुक जाए तो मैंने जी जी जितनी बिल्कुल। मुझसे कोशिश हो सकती है मैंने की है। नहीं, कोशिश ही जरूरी होता है। एक चीज हमें और बताइए कि अभी पढ़ाई लिखाई के माहौल और नौकरी के माहौल में क्या अंतर पाती हैं। जैसे यहाँ आप पढ़ाई लिखाई, अनुवाद हाँ, करती बस थी, एक ही अभ्यास कर। अंतर है, जी जिम्मेदारियां। जब हम स्टूडेंट होते हैं हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी, वो प्रेशर नहीं होता है, बस हम पढ़ रहे होते हैं, हमें वो नौकरी पानी होती है। लेकिन जब वो हमें मिल जाती है तो उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं साथ में। जैसे कि अभी हम राजभाषा अधिकारी हैं, तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आई हैं। अभी तो हम ट्रेनिंग में हैं, तो हमें जनरल बैंकिंग भी सिखाई जा रही है। साथ में हम हिंदी को लेके क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं। मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि जो आपने अभ्यास किया, टाइपिंग का अभ्यास किया या अनुवाद का अभ्यास किया, यह अभ्यास जैसे अब आप जनरल बैंकिंग में जाएं या जो भी बैंक की सेवा में लगी हम्म। हुई है, वहां भी आपको अनुवाद करना पड़ेगा, तो यह अभ्यास कितना काम आएगा जी, आपके। ये अभ्यास बहुत काम आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट ट्रेनिंग में भेजा गया है, लेकिन उन्हें ये उम्मीद है कि अगर हम ये एग्जाम पास करके आए हैं तो हमें उसकी नॉलेज हो। जी। सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। जी सर। सर ये बहुत प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डायरेक्ट अब जॉब लेके एक ट्रेनिंग पे एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ आए हैं। तो सामने वाला ये उम्मीद तो जरूर रखेगा कि हमें उसकी नॉलेज हो, और ये प्रैक्टिस ही हमें हमारे काम को और इम्प्रूव करने में हमारी सहायता करेगी। क्योंकि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उनकी उम्मीदें और बढ़ेगी, वो जिम्मेदारियों पे हम खरे उतर पाएंगे जो हमें मिली है। उसके लिए आप लोग का सहयोग, आप लोग ने जो योगदान दिया है, जो हमें सपोर्ट किया, ये बहुत काम आने वाला है और अभी भी आ रहा है। जब भी जरूरत पड़ती है आप हमेशा मार्गदर्शन करते हैं तो ये तो बहुत काम आ रहा है। चलिए एक और जरा पर्सनल हो लें। आपके छोटे भाई भी जी हैं शायद, और जी छोटे भाई भी आपकी राह पर ही आना चाह रहे हैं। अभी उनका फोन आया था मेरे जी पास जी कि जी शायद उन्होंने 12 पास किया और पूछना चाह रहे थे क्या जी। पढ़ूं। 12 पास या 10th किया उन्होंने। नहीं नहीं, 12 पास किया है। हाँ, तो मैंने उनको बताया यह बहुत अच्छी बात है कि बड़ी बहन को देखकर भाई भी उस रास्ते पे आ रहे हैं। आपकी सहेलियां होंगी, उनको कुछ संदेश देना चाहती हैं
जो पीछे छूट गई लेकिन अभी उम्र है उनकी, उनके लिए कोई संदेश देना चाहें कि वो भी आगे आ सकती हैं? मैं सिर्फ सहेलियों को नहीं, सबको, जो भी मेरे जैसे फाइनेंशियली बैकवर्ड क्लास से हैं या जितने भी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें एक ही बात बोलना चाहूंगी कि हार मत मानिएगा। क्योंकि अगर हार मान गए तो पिछली सारी मेहनत वो सब जाया हो जाएगी। जब तक आप सफल नहीं हो जाते, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती, तब तक आप हार मत मानिए। क्योंकि जिस दिन आप हार गए उस दिन सब, मतलब नहीं बोलते, वो मेहनत जाया रह जाएगी। अगर आपने वो एक दो डिसीजन होते, या तो रुक जाओ जो मैंने कहा, या आगे बढ़ जाओ। अगर आपने आगे बढ़ने की ठान ली ना, तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। तब जो आप जॉब को नहीं, जॉब आपको चुनेगी, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो बस आप मेहनत कीजिए, सफलता जरूर आएगी। बहुत सही बात कही है। और समय की मर्यादा है, हम नेटवर्क का भी इशू है, तो चलते चलते जी जो बच्चे रह गए, जैसे आपके साथ रेस में बहुत लोग पीछे जी। रह गए होंगे, उनके लिए संदेश कुछ? मैं बस बोलूंगी कि बहुत ऐसे, इस बार ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो मतलब बहुत अच्छे थे, लेकिन किसी कारण से वो नहीं कर पाए। तो उन सबको मैं बस यही बोलूंगी कि मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोग के साथ। आप लोग कोशिश कीजिए, इस बार आप लोग का जरूर होगा, ये विश्वास मुझे है। बस आप लोग हार मत मानिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो अब रुक जाए, वो चीज नहीं है। जब तक आप लोग को जॉब नहीं मिलती, आप लोग कोशिश करते रहिए, जॉब लीजिए बस। वही सबके लिए जवाब होगा जो आप लोग का हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, या जो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा नहीं होगा, या जो भी, या अभी तक नहीं हुआ अब क्या होगा। ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं, मेरे पास भी आए हैं। तो उन सबको इग्नोर कीजिए, बस अपने फोकस कीजिए कि आपकी मंजिल क्या है, उसको पा लीजिए। वो जवाब उन लोग को भी मिलेगा, और आप भी एक आइडल की तरह एक रिप्रेजेंट हो पाएंगे कि हाँ, जब उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं। तो आइडल बनिए, बस मैं यही कहूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और आपने बताया, लोगों को काफी काम आएगा। फिर कभी हम मिलेंगे तो एक साथ मिल करके सफलता को जी जी सेलिब्रेट बिल्कुल। करेंगे। बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। सर, मुझे ये मौका देने के लिए।